अब बावल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। मैं सहकारिता विभाग को लेकर बात करूँ, बावल में क्या संभावनाएँ हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर आपको लगता है कि काम से दुःख की बात कर लेते हैं, किसान की फसल की बात कर लेते हैं और तमाम ऐसे उत्पाद जो इस इलाके के लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं, उसमें क्या भूमिका आपके विभाग की हो सकती है? क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र भी है। देखो, मैंने अभी बताया कि कॉरपोरेशन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके ज़रिए हम सारे काम कर सकते हैं। अभी जैसे किसान एफपीओ बनाएं, एफपीओ के ज़रिए कोल्ड स्टोरेज बनाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएं और उससे जो किसानों को भी फ़ायदा दें और अपना एक बिजनेस भी वो कर सकते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा हमारा जैसे सरसों का क्षेत्र है ये, और सरसों की हमारे यहाँ अभी मिल भी रामपुरा में 150 मीट्रिक टन की लग रही है, डेली 150 मीट्रिक टन की। और उससे पहले भी हमारी 2 मिलें हैं, नारनौल में और रेवाड़ी के अंदर, उनका भी हमने ऑगमेंटेशन किया है, उनको भी 50 मीट्रिक टन की किया है। तो ये सारी सुविधाएं हमने किसान के लिए दी हैं कि भाई जो हमारी यहाँ की जो पैदावार है उसको वहाँ पे बेचें और उसका फ़ायदा उठाएं। जी। अब सवाल मैं बावल विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें। 8 साल पहले कैसा आपको इलाका मिला था? नेशनल हाईवे 48 के इर्द-गिर्द ये इलाका घूमता है। इस क्षेत्र में 8 साल पहले क्या स्थितियाँ आपने देखी और अब आपको क्या लगता है कितना अंतर आ गया, कितना बदलाव आ गया? देखो, मैं बावल की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे दक्षिणी हरियाणा की बात करूँगा। नारनौल, नांगल चौधरी, इधर महेंद्रगढ़ से लेके और आपका पलवल, पटौदी और आपका गुड़गांव तक की। इस क्षेत्र में आप हर क्षेत्र में, जैसे चाहे सड़क का विभाग हो, आप नारनौल से और रेवाड़ी मेरे ख्याल से 2 घंटे में नहीं पहुंचते। खड्डे ज़्यादा, सड़क कम थी। और इसी तरह और सड़कों का भी यही हाल था। और आज आप देखो हमारे क्षेत्र की सड़कें, एक तो नेशनल हाईवे निकल गया, नारनौल जैसलमेर जाता है ये, और उसके अलावा भी जितने भी हमारी सड़कें हैं सारी बढ़िया सड़कें हैं, कोई कहीं सड़कों में दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा ये किसान आंदोलन के अंदर टूटी थी, वो भी ठीक हो रही हैं और बाकी भी प्रोसेस में वो भी ठीक हो जाएंगी। पानी की जो समस्या थी वो मैंने अभी बता दी थी, पानी हमारे यहाँ पीने के लिए नहीं था। पानी की समस्या भी हमने आने के बाद काफ़ी हद तक दूर की है। तीसरा हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो देखो ये क्षेत्र हरदम एजुकेशन में आगे रहा है, लेकिन एजुकेशन के अंदर उसकी अहमियत उस सरकार में, पहले वाली सरकारों में नहीं थी। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जब से योग्यता के आधार पर जो नौकरियां देने का जो काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया और इंटरव्यू को ख़त्म किया है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा इस दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र को हुआ है। क्योंकि किसी भी नौकरी में आप देख लो, दक्षिणी हरियाणा के बच्चे मिलेंगे। वो पहले इसलिए नहीं मिलते थे कि पहले तो सिर्फ बच्चे सिफारिश से लगते थे, योग्यता की कोई कदर नहीं थी। तो हमारे बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, योग्य हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ हर नौकरी में लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। और शिक्षा की बात करें, हमारे सरकार बनने के बाद हमने पाली में महिला कॉलेज बनवाया, बावल के अंदर महिला कॉलेज बनवाया, और हमने जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज की नींव 1995 में चौधरी भजनलाल जी ने रखी थी। लेकिन 95 से लेकर 2000 तक किसी ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2015 में बावल आए तो उन्होंने उसके शुरुआत की, उसी साल क्लासें लगाई। उसके बाद बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज की बिल्डिंग, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, इतना बढ़िया सुंदर कैंपस वहाँ बनकर तैयार हुआ है। और उसके बाद हमारा पाली का कॉलेज बनवाया हमने, बावल महिला कॉलेज बनवाया, और एम्स जैसी चीज़ जो कि हरियाणा में एक बननी थी वो इस क्षेत्र के आ रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ जब एम्स आएगा तो आप जिस तरह से ये रौनक देख रहे हो, इससे कई गुना रौनक आपको अगले 5-6 साल के अंदर यहाँ देखने को मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ जो घर बैठे आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, वो भी एक अच्छी बात है। लोग यहीं बच्चे पढ़ेंगे, यहीं नौकरी करेंगे, दुनिया भर के धंधे, कोई कुछ करेगा, कोई हर तरह के रोजगार यहाँ पर पैदा होंगे। तो एक इस इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ होने वाली है। एक सवाल, अब उभरता हुआ इलाका है बावल, और बावल जैसे इलाके में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट जिस गति से बढ़ रहा है, पर जब ऐसी जगह जब पनपती है तो वहाँ पर माफियाओं का भी कहने की एक धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है। अवैध कब्जों को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं। अवैध कब्जे के साथ साथ हम बात कर लेते हैं
भूमाफिया जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग करते हैं उनको बेचते भी हैं। ये एक चैलेंज आपके सामने और आगे वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बहला फुसलाकर जो 10, 5, 15, 20 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, एक पूरे उम्र भर की कमाई पूंजी, और वो ऐसे लोगों के चक्कर में आकर उसको जो कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए क्या तैयारी आप देखते हैं? देखो, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्री वगैरह का जब से शुरुआत हुआ है तो उससे काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हो कि प्लॉटिंग वगैरह करते हैं लोग, तो उस प्लॉटिंग के लिए भी हमारा डीटीपी विभाग है, वो समय समय पर उनको तोड़ता भी है और लोगों को बताता भी है कि ये अवैध जगह है, इस पर प्लॉट ना लें। तो उसके बचाने के लिए भी हमारी सरकार प्रयास करती रहती है और लोगों को इससे बचाने का प्रयास करती है। मिनी